अच्छा भाई, हमने बिट मैनिपुलेशन स्टार्ट की थी, स्टार्ट क्या ख़त्म ही कर ली थी तकरीबन। उसके जो मेजर हिस्से थे वो तो कर लिए थे। अब ये एक बहुत छोटी सी चीज़ थी जो रहती थी, वो लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। जिस तरह तुम प्रोग्रामिंग में लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ते थे ना, यानी एंड और नॉट, जिसमें तुम कंडीशंस को मिलाते थे, इफ में बेसिकली यूज करते थे ना, तो उसी तरह से ये हैं, लेकिन ये बड़ी डिफरेंट है क्योंकि ये बिट वाइज है। तो अच्छा, तो ये बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स है। आज चार हैं, ये मेरा ख्याल है एंड का है, नॉट का है, और का है, और एक्सक्लूसिव और का है। ठीक है। अच्छा, ये कमांड्स हैं। ठीक है ना, अब ज़ाहिरी बात है असेंबली है तो इसके अंदर निशान तो नहीं होंगे, तो ये कमांड्स हैं। लेकिन इनकी खास बात ये है कि ये बिट वाइज काम करती हैं, ये बिटों के ऊपर काम करती हैं। ठीक है। अच्छा, अब बेसिक ट्रूथ टेबल्स तो तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से आती होंगी कि एंड की क्या होती है, नॉट की क्या होती है, ये तो आती होंगी। एक्स और को एक दफा देख लो। तो एक्स और में ये होता था कि अगर दोनों बिटें डिफरेंट हैं तो आउटपुट वन आती थी, और अगर दोनों बिटें सेम है यानी 0 0 है या 1 1 है तो आउटपुट 0 आती थी। ये एक्स और करता था। अच्छा, अब ये करने से ताल्लुक रखता है बेसिकली। अब अब इसमें फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ए एक्स के अंदर 5 पड़ा हुआ है। ठीक है। तुम कहते हो कि एंड करो ए एक्स को पता नहीं 4 के साथ, 4 के साथ, और मैं तुमसे पूछता हूँ कि इन दो कमांड्स का आंसर क्या आता है। कि अगर तुम मतलब फॉर एग्जांपल ये एंड करते हो लॉजिकल, तो आंसर क्या आता है। तो ये समझने के लिए प्रॉब्लम ये है सारी कि ये बिट वाइज चलने हैं। तो जिस तरह पिछली दफा बात की थी कि ये तुम्हें रजिस्टर्स में नजर नहीं आएंगे, इनको तुम्हें बिटों में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, ये फिर जाके तुम्हें नजर आएंगे। ठीक है। तो 5 बाइनरी में क्या होता है, 5 बाइनरी में होता है 1 0 1। ठीक है जी। 4 क्या होता है बाइनरी में, 4 होता है 1 0 0। ठीक हो गया। अब तुमने इनके ऊपर करना है एंड का ऑपरेशन, और एंड का ऑपरेशन करोगे तो तुम समझते हो कि वो कैसे चलता है। वो ऐसे चलता है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर 4 आएगा। जरा बात को समझना। ये जो कमांड्स जब तुम दोगे, एंड की, नॉट की, और की, एक्सक्लूसिव और की, तो तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई ये बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं। अब अगर ये बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं तो डेफिनेटली तुम्हें बिटों के अंदर लिख के काम करना है। अब तुम्हारा डिबगर तो बिटों के अंदर नहीं चलता, तो ये तुम कागज पेंसिल पे कर सकते हो। तुम 5 की बाइनरी देखते हो, तुम 4 की बाइनरी देखते हो, और दोनों के दरमियान में ऑपरेशन कौन सा कर रहे हो, एंड का। तो एंड में क्या होता है, 1 एंड 0 0 होता है, 0 एंड 0 0 होता है, 1 एंड 1 1 होता है, और सो ऑन। ठीक है। अब जब तुम्हारे पास आंसर आ जाता है कागज पे, तुम देखते हो कि उसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू 4 होती है। अब जब तुम डिबगर में चलाओगे तो वहां पे तो तुम्हें बस जवाब मिल जाएगा फौरन 1 सेकंड में, वो तो 4 ही बस मिल जाएगा ना। तो यू नीड टू बी, मतलब कागज पे इसको करने की जरूरत होती है ये समझने के लिए कि ये क्या कर रहा है। नेसम फर्स्ट ऑर्डर, यस सर। वही बात समझना आप जरा। तो मैं जब इसको चलाता हूँ, ये क्या हो गया, सेव ही नहीं किया। मैंने सेव ही नहीं किया, जरा 1 मिनट ठहरना। अच्छा जी, तो मैं मूव करता हूँ ए एक्स में 5, और अगली कमांड है कि मैं एंड करता हूँ ए एक्स को 4 के साथ। अब जैसे ही मैं ये चलाऊंगा यहाँ पे आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है।
लेकिन अब ये समझ नहीं आ सकती तुम्हें कभी भी इसको देख के कि यार ये 4 कैसे आ गया, अनलेस तुम उसको कागज पेंसिल पे करो जिस तरह से मैंने तुम्हें अभी करके दिखाया है। ठीक है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल एक करो जरा, मुझे बताओ कि क्या होता है। मैं कहता हूँ मूव AX 12 और AX 5, जरा कागज पेंसिल पे करो, मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। मैं तुम्हें स्क्रीन पे चला के दिखाऊंगा तो वो आंसर खुद बहुत तुम्हें नजर आ जाएगा। करना ऐसे ही है बिल्कुल जिस तरह मैंने पीछे किया, कि बाइनरी बनाओ और देखो कि क्या होता है। 0 सर जी। 0? नहीं नहीं, कैसे किया है? सर 5 की बाइनरी है 101 और 12 की है 1010। हाँ तो इस दफा और का ऑपरेशन करना है ना, तुम मेरा ख्याल है तुम ऐड कर रहे हो। अच्छा इस और दफा कमांड जी सर मैंने कमांड ऐड जो है, कर दी। हाँ इस दफा कमांड जो है वो और है ना। तो 12 जो है वो 1100 होता है, ठीक है। सर 5 फिर जो है, वो आएगा सर 1111। हाँ मेरा ख्याल है। यार एक मिनट देना, सॉरी। हेलो भाई साहब। हाँ जी, निकला आंसर। तो इस दफा और करना है तो मेरा आएगा 00001101। मेरा ये आता है, ये क्या है, 8 4 12 और 2 1 13। मेरा 13 आंसर आ रहा है। अच्छा ये चेक करना बड़ा आसान होता है, जहरी बात है। तुमने यहाँ पे सिंपली, वैसे तो ये 2 नंबर तरीका है लेकिन तुम चला के देख लो तो तुम्हें स्क्रीन पे आंसर मिल जाएगा। लेकिन बेहतर ये हर तरह से यही है कि इसको कागज पे करके बंदा वो करे। ठीक है, तो मेरा, मैंने दोनों कमांड चलाई है तो मेरा आंसर आया डी। तो डी क्या बनता है? डी 13 ही बनता है ना। 13 14 15, हाँ डी 13 ही बनता है। तो ठीक है, फाइन। अब और के ऑपरेशन में क्या होता था कि जब एक भी 1 होता था तो जवाब 1 होएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये 0 है, फिर ये भी बिट 1 हो जाएगी और ये भी बिट 1 हो जाएगी। और एंड पे जब आप उस सारे को टोटल करते हो तो वो 13 बनता है। ठीक है, संभाल लोगे। अब ये इस्तेमाल किधर होता है? ये बेतहाशा इस्तेमाल होता है असेंबली में, और वो ये मास्किंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब मास्किंग को डिफाइन तो नहीं किया जा सकता, मतलब मास्किंग कैन बी कंसिडर्ड, नहीं नहीं डिफाइन होना मास्किंग ठीक है, मास्किंग नहीं डिफाइन, देखते हैं क्या कहता है, कुछ भी नहीं कहता। मास्किंग में ये होता है कि तुम्हें, मतलब असेंबली में आगे जाके तुम्हारे साथ ये होएगा कि तुम एक भी बिट अगर 0 कर दोगे तो उससे कोई इफेक्ट होएगा, अगर एक बिट 1 कर दोगे तो उससे कोई चीज चेंज होएगी। बल्कि इनफैक्ट हमें ये काफी ज्यादा करना पड़ता है।
किसी बिट को क्लियर करना है या किसी बिट को ऑन करना है। इसको कहते हैं सेलेक्टिव बिट क्लियरिंग। का मतलब ये है कि सेटिंग एनी बिट टू 0। सेलेक्टिव बिट क्लियरिंग का मतलब ये है, क्लियरिंग है ना, क्लियरिंग का मतलब है कि 0 करना और सेटिंग का मतलब है 1 करना, ठीक है। तो सेलेक्टिव बिट क्लियरिंग का मतलब होएगा कि किसी बिट को 0 करना, और सेलेक्टिव बिट सेटिंग का मतलब होएगा कि किसी बिट को 1 करना। इससे याद रखना प्लीज, क्लियर का मतलब 0 है, सेट का मतलब 1 है। अब सेलेक्टिव बिट क्लियरिंग ये हो सकती है कि तुम्हारे पास सेट द फोर्थ बिट ऑफ AX टू 1, ये तुम्हारी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त AX के अंदर पड़ा हुआ है 0 0 0 0 0 0 0 1 1 का, तो इस वक्त ये पड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल ये बनता है 3, ठीक है। तो इस वक्त इमेजिन करो कि AX के अंदर पड़ा हुआ है 3। अब क्वेश्चन मैंने तुम्हें ये दिया है कि तुमने फोर्थ बिट ऑन करनी है AX की, यानी ये वाली बिट जो है वो तुमने ऑन करनी है, ठीक है। ऑन करनी है, बंद करनी है किसी तरीके से। अब ये तुम कैसे बंद करोगे? AX के अंदर तो तुम नहीं घुस के उसको बंद कर सकते, ठीक है। तो यार सॉरी, मैंने तुम्हें सिलेक्टिव बिट वो पढ़ानी शुरू कर दी है, ठहर जो एक मिनट। ये सेट नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। मैं क्लियरिंग करवा रहा हूँ ना। तो क्लियर द फोर्थ बिट, यानी ये जो 1 वाली बिट है, ये वाली चौथी बिट, इसको मैंने किसी तरीके से 0 करना है, ठीक है। तो बिट क्लियरिंग इज अचीव्ड बाय प्रिपेयरिंग अ मास्क एंड यूजिंग एंड। अब इस बिट को 1 कैसे करना है, जरा बात को समझना। AX के अंदर पड़ा है 0 0 0 0 1 0 1 1, ठीक है। तुम एक मास्क तैयार करते हो और मास्क ये होता है 1 1 1 1 0 1 1 1। अब जो मास्क तैयार करते हो वो सारा 1 होता है, एक्सेप्ट वो वाली बिट जिसको तुमने छेड़ना होता है। तुमने सिर्फ इस बिट को छेड़ना ना, चौथी बिट को। तो चौथी में तुम 0 रखते हो, बाकी 1 रखते हो, और ऑपरेशन कौन सा करते हो? एंड का। अच्छा, अब ऑपरेशन करो जरा, क्या आया? 1 2 3 4 1 2। अब तुम ये देखोगे कि जो नीचे नंबर पैदा हुआ है, जो रिजल्ट आया है, वो एग्जैक्टली वही है जो नंबर जहां से हमने स्टार्ट किया था, सिवाय उस एक बिट के। भाई हमारा मुद्दा था क्या? हमारा मुद्दा ये था कि हमने एक बिट क्लियर करनी थी, तो बाकी नंबर को तो नहीं छेड़ना था। तो बाकी नंबर अपनी जगह पे कायम रहता है, सिर्फ एक बिट क्लियर हो जाती है। तो इसका रिजल्ट क्या आया? ये जब तुम देखोगे तो ये 3 लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक आखिरी बात ये है कि ये BX की वैल्यू क्या है। तो या तो तुम खुद कागज पे कर लो या कैलकुलेटर यूज कर लो। तो 1 1 1 1 0 1 1 1, तो ये हेक्सा में बनती है F7, ठीक है। तो इसको अब मैं यूज करना चाहूंगा, तो मैं कहूंगा कि मूव करो AX में 1011, सॉरी 1011 8 2 10 1 13 होता है, 3 नहीं, 3 पहले था जब वो यूज कर रहे थे। अच्छा, ये 13 होता है। अब मुझे BX के अंदर मास्क तैयार करना है 0x F7 था शायद, ठीक है। F7 ये मैंने मास्क तैयार किया BX के अंदर। अब जहरी बात है, यहाँ पे बिटे तो है नहीं, तो यू नीड, मतलब आपको इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। अब आप एंड करते हो AX को BX के साथ। आपकी वो वाली बिट जो है, जो रिक्वायर्ड बिट है, वो क्लियर हो जाती है, और आपको जो चीज स्क्रीन पे नजर आएगी वो ये है कि AX के अंदर वैल्यू आ जाएगी 3 की, अगर आपने ठीक किया तो। अब 5 आई है, AX के अंदर वैल्यू आई है 5। तो कोई प्रॉब्लम है, मैंने या तो ठीक नहीं किया या कुछ कुछ प्रॉब्लम है। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है।
तो ये 13 ही होता है, 8 2 10, ये 13 नहीं होता, ये 11 होता है, ये प्रॉब्लम है, ये 11 होता है। तो मुझे यहाँ पे 13 नहीं लिखना था, मुझे यहाँ पे लिखना था 11। तो फिर रन करते हैं, तो इस दफा 11 और इस दफा 3 आ गया। ठीक है, तो 3 से मुझे पता चल गया कि भाई मैं मेरी वो वाली बिट क्लियर हो गई है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अ, फिलहाल तो ये है कि बस ये एक सफ़ा है किताब में, तुम पढ़ लोगे, लेकिन जैसे जैसे असेंबली में आगे जाओगे तुम्हें ये ज़रूरत पड़ेगी कि तुमने ये बिटें क्लियर करनी है, सेट करनी है, सो ऑन। तो वहाँ पे ये बड़ा काम आता है फिर। अच्छा, इसी तरह सेटिंग है। सेटिंग मैं तुम्हें करवाऊंगा नहीं, बस मैं तुम्हें बता देता हूँ कि करते कैसे हैं। तो सिलेक्टेड सिलेक्टिव बिट सेटिंग। अच्छा, इसका क्या मतलब होएगा? इसका मतलब होएगा कि सेटिंग एनी बिट टू 1, वैल्यू 1 करने की कोशिश करनी है। ठीक है, वी डू दिस बाय पेयरिंग अ मास्क एंड यूजिंग और। मास्क इज यूजुअली लाइक, अच्छा इसका जो मास्क होता है वो सारे वंस होते हैं। ठीक है, लेकिन जौन सी बिट क्लियर करनी होती है, जौन सी बिट सेट करनी होती है, उसको आप 1 रखते हो। उल्टा यार, उल्टा उल्टा, सॉरी। तो इसका मास्क सारा 0 होता है, और जौन सी बिट आपने सेट करनी होती है उसको 1 करते हो और का ऑपरेशन यूज करते हो। बाकी आसान है। इन्वर्जन जो है वो बहुत कम इस्तेमाल होती है, लेकिन वो एक्स और के जरिए से यूज होती है। और बस ये थोड़ा सा चीज रहती थी पिछली दफा से। तो यही तुम्हें इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी, वही किताब में एक सफ़ा है, लेकिन यकीन करो आगे जाके मिड के बाद जब ये तुम्हारा सिर खाएगी ना चीज, कि एक बिट क्लियर करनी, और उस सारी गेम ही उसके ऊपर चलती है आगे ना, एक बिट के ऊपर। तो उस टाइम पे फिर तुम्हें वापस इस चैप्टर पे आना पड़ता है और आगे इसको तुम्हें रिवाइज करना पड़ता है। तो बेहतर है कि अभी इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लेना। और ये बुक में एग्जांपल्स बिल्कुल नहीं है, ये जैसे मैंने किया है ना उस तरीके से करना, कि कोई भी वैल्यू ले लो, उसमें कोशिश कर लो एक बिट को 0 करने की, एक बिट को 1 करने की। बस अगर तुम ये कर गए तो ये तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अच्छा, भी ये मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी किताब का। मैंने आपको कहा था थोड़ा सा इसको पढ़ के आना, एक दो सफ़े, ज़्यादा नहीं, बस एक दो सफ़े ही थे। और हमने ज़्यादा करना भी नहीं है, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता ही करेंगे, 2 हिस्सों में ही करेंगे। तो सब रूटीन्स नाम है, ये बिल्कुल वही हैं जिनको हाई लेवल लैंग्वेज में फंक्शंस कहते हो, प्रोसीजर्स कहते हो। हाई लेवल लैंग्वेज में जो तुम फंक्शन पढ़ते हो ना या प्रोसीजर पढ़ते हो, उसको एक्चुअली सब रूटीन कहते हैं। मतलब वो एक्चुअली सब रूटीन्स है। अब वो सब रूटीन्स यानी फंक्शंस बनाने हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, बेसिक मुद्दा ये है। अच्छा, अभी तक अगर तुम अपना कोड कंसिडर करो तो तुम्हारा कोड ऐसे चल रहा है, कुछ ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक तुम्हारा कोड चल रहा है। अब इसमें अगर सब रूटीन बनानी हो तो इसका मतलब ये है कि हमने एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन फंक्शन में यार खास बात क्या होती थी? आ, मेरे ख्याल में फंक्शंस में या सब रूटीन्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, एक तो ये होती थी कि हम फंक्शन को कॉल करते थे। मैं फंक्शन नहीं लिखूंगा अब कहीं पे भी, मैं सब रूटीन ही लिखूंगा। हम एक सब रूटीन को कॉल करते थे, हम अपने मेन मेन के फंक्शन में होते थे, वहां से हम एक दूसरे फंक्शन को कॉल करते थे, तो हम एक सब रूटीन को कॉल करते थे। ठीक है, अच्छा दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये होता था कि हम पैरामीटर्स पास करते थे। याद है, अगर सम का फंक्शन कॉल करते थे तो उसको 2 पैरामीटर्स पास करते थे, एक्स और वाई।
जिनको वो फिर सम करता था। और आखिरी कॉन्सेप्ट इसमें ये होता था कि रिटर्निंग सब रूटीन से रिटर्न करते थे वापस उसी जगह पे जिस जगह पे छोड़ के आए थे। तो हाई लेवल लैंग्वेज तो ये बड़ा खूबसूरती से खुद ही कर लेती थी, विच मीन्स कि तुम मेन के अंदर हो, तुमने एक फंक्शन कॉल किया सम का। अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, जैसे ही तुमने सम लिखा वो उठ के सम पे चला गया, उसने सारा सम एग्जीक्यूट कर दिया, और करने के बाद वो वापस खुद ब खुद रिटर्न होता था एग्जैक्टली उस जगह पे जिस जगह से कॉल की होती थी। तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, तुमने कोई एक्स्ट्रा कमांड नहीं लिखनी, कुछ एक्स्ट्रा मैनेज नहीं करना, वो खुद ब खुद होता था। अब वो खुद ब खुद इसलिए होता था कि वो हाई लेवल लैंग्वेज है। ये लो लेवल में असेंबली में तो खुद ब खुद कुछ भी नहीं होना। तो इसमें तुम्हें चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं कि ये कैसे काम होता है। ये बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हाई लेवल लैंग्वेज में सब रूटीन्स कैसे चलती थी। अब असेंबली में अगर तुमने फंक्शंस बनाने हैं, सब रूटीन्स बनानी है, तो वो एक पीस ऑफ कोड होएगा जिसको तुम अलहदा करके रख दोगे। फिर वैसे एक्चुअली प्रोग्रामिंग में भी यही होता था कि हम कुछ 4-5 लाइनों को उसमें करली ब्रेसेस में डाल के कहते थे वॉइड सम, कि ये सम का फंक्शन बन गया है। करना इसमें भी तकरीबन ऐसे ही है, ठीक है। तो इसमें एक स्टैंडर्ड तरीका चलता है, वो ये है कि असेंबली लैंग्वेज हैज द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस टू सपोर्ट सब रूटीन्स। वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, वो यही हैं, कॉल और रेट। ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में लफ्ज आते हैं ना कॉल के और रिटर्न के, वो यहीं से आते हैं। ये असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस हैं, कॉल भी और रेट भी। तो हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कुछ अब ऐसा बना करेगा कि हमारे पास ये ज़रा मुश्किल काम है समझना, ज़रा इसको फॉलो करना। ना समझ आए तो प्लीज़ पूछना, क्योंकि ये चीज़ तंग करती है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमने इन 4 लाइनों की सब रूटीन बनानी है। ये कोड लिखा हुआ सारा, तो समझो मैंने ये कहा कि इन 4 लाइनों की मैंने सब रूटीन बनानी है, और फिर मैंने उसको नीचे से कॉल करना है कहीं से, ठीक है। अच्छा, अब हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है? अभी तक हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है कि हम कहते हैं जंप स्टार्ट। शुरू में पहली इंस्ट्रक्शन ये होती है कि जंप स्टार्ट, और जहां से हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं उसको हम इस तरह से स्टार्ट लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको तुम थोड़ा सा मेन फंक्शन की तरह सोचना शुरू करोगे तो तुम्हारी जिंदगी आसान होएगी। यानी सी प्लस प्लस का कोड जो है, दिमाग में लाओ जरा, समझो उसमें 3 फंक्शन लिखे हुए हैं, सम का, एवरेज का और मैक्स का। तो समझो 3-4 फंक्शन उसमें लिखे हुए हैं, और मेन भी लिखा हुआ है। जब तुम वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो तो सीधा वो मेन में घुसता है और मेन चला देता है। तो स्टार्ट को तुम बिल्कुल मेन की तरह समझना शुरू करोगे। जैसे ही तुम्हारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो सीधा इसमें घुस जाता है और ये कोड चलाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ऊपर से लेके नीचे तक वो ये कोड चलाता है और प्रोग्राम खत्म हो जाता है। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं होता। जिस तरह मैं सी प्लस प्लस में भी कहता हूँ कि तुम्हारे फंक्शंस जो हैं वो पड़े रहते हैं, वो चलेंगे नहीं अपनी मर्जी से कभी भी। तो बिल्कुल सेम इसके अंदर के जंप स्टार्ट करोगे, यहाँ पे आओगे, ये कोड चलता जाएगा सारा, और बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अगर तुमने ये सब रूटीन, ये फंक्शन चलाना है, तो पहली बात तो इसको नाम दो ना। एक इसको नाम दो, फॉर एग्जाम्पल सम का ही दे दो। ये हमारा फंक्शन है, सब रूटीन है सम नाम की, और ये चलेगा सिर्फ उस वक्त जब तुम इसको कॉल करोगे। कॉल कैसे करना है? वो कॉल की इंस्ट्रक्शन से करना है। तो तुम सिंपली लिखते हो कॉल सम, और आगे तुम्हारा फिर कोड चलता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही आप कॉल सम लिखते हो तो बिल्कुल हाई लेवल लैंग्वेज की तरह ये जंप करता है सीधा आंखें बंद करके सम के ऊपर। अब ये सम को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, ये खुद ब खुद वापस नहीं आएगा। जिस तरह हाई लेवल लैंग्वेज तो बड़ी आसान थी ना, कि कॉल पे फंक्शन पे जाते थे, फंक्शन खत्म होता था, खुद ब खुद लैंग्वेज सही जगह पे तुम्हें वापस लेके आती थी।
तो इसमें खुद ब खुद इसका वापस आने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं तुम्हें ज्यादा एक्यूरेटली बताऊं तो पता क्या होएगा, जब तुम कॉल पे जाओगे ना तो वो ये चलाना शुरू करेगा और बस वो ये सारा चलाता जाएगा, रुकेगा ही नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक वो सारी इंस्ट्रक्शंस चलाता जाएगा। जाहिर बात है तुम ये नहीं चाहते, तुम चाहते हो कि फंक्शन वापस आए, तो उसके लिए तुम इंस्ट्रक्शन यूज करते हो रेट की। रेट विच मीन्स RET विच मीन्स रिटर्न। अच्छा, रेट लिखने से ये होता है कि कॉल लिखा हुआ आया, मैं फंक्शन पे गया, फंक्शन चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, जैसे ही रेट लिखा हुआ आया फंक्शन एग्जैक्टली उस जगह पे वापस आएगा जिस जगह से उसने छोड़ा था, और उसके बाद कोड एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, बिल्कुल हाई लेवल लैंग्वेज की तरह। ठीक है। अच्छा, दिस शुडंट बी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल आपको करवाया ही उस तरीके से है जिस तरह से आप करते आए हो आज तक हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में। तो मैं कहूंगा जंप स्टार्ट, तो स्टार्ट के अंदर मैं कर देता हूँ, मैं कहता हूँ मूव AX10, मूव BX20, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कॉल सम। ठीक है। और ऊपर जाके मैं सम नाम की सब रूटीन डमी बना लेता हूँ, उसको मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ ऐड AX BX, फिर कर दो ऐड AX, इसमें सिर्फ दिखाने के लिए आपको वो कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेट। ठीक है। स्ट्रक्चर पे गौर करो बहुत ज्यादा कि स्ट्रक्चर क्या है प्रोग्राम का। तो स्ट्रक्चर हमेशा ये होएगा, ये तो पहले से था कि जंप स्टार्ट तो हम करते थे, अब सिर्फ बात क्या आ गई है कि जो सब रूटीन्स आप लिख रहे हो उनको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, मेन फंक्शन से ऊपर लिख रहा हूँ। ये असेंबली में बिल्कुल स्टैंडर्ड टेक्निक है। C++ में तुम्हारे पास चॉइस होती थी कि फंक्शन ऊपर लिख लो या नीचे लिख लो, इसमें अगर नीचे लिखोगे तो मरोगे। ठीक है। वो तुम्हें खुद ही जरा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्यों ऐसा है। अब उसमें प्रॉब्लम है एक कि अगर नीचे लिखोगे तो क्या होएगा, वो थोड़ा समझना पड़ेगा तुम्हें कि क्यों ऐसा है। तो दैट्स इट, इसको जरा चला के देखते हैं कि ये क्या करता है। तो चला के इसको देखने में कोई खास वो है नहीं, ये जंप स्टार्ट की इंस्ट्रक्शन थी। अब मैं आ गया मूव AX10, मूव BX20, और यहाँ पे मैं आ गया कॉल सब रूटीन पे। अब मैंने वहां लिखा था कॉल सम, और यहाँ लिखा हुआ आएगा कॉल 103, जाहिर बात है 103 सम का एड्रेस है। यहाँ पे तो लेबल्स नहीं आते, यहाँ पे तो एड्रेसेस आते हैं। तो ये अब चला जाएगा सब रूटीन के ऊपर, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन होएगी ऐड AX BX, फिर होएगी ऐड AX BX, और फिर ये रेट करेगा, और रेट ये एग्जैक्टली उसी जगह पे करेगा जिस जगह से इसने छोड़ा था। यानी अगली कमांड क्या होएगी, मूव AX 4C100, यानी प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा ठीक है। तो अगला सवाल ये है हमारा कि हाउ डू कॉल एंड रेट वर्क। ऐसे होता है कि जब आप रेट लिखते हो तो उसको ये पता होता है कि मैंने वापस किस जगह पे जाना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं थोड़ी देर बाद यहाँ से दोबारा कॉल सम करूं, सब रूटीन है ना, फंक्शन है, जितनी मर्जी दफा कॉल कर लो, तो इस दफा जब कॉल सम करूंगा और इस दफा जब रेट आएगा तो इस दफा रेट वापस मुझे इसी जगह पे लेके जाएगा। तो ये काम खुद ब खुद कैसे हो रहा है। ठीक है। दीज वर्क फ्रॉम IP। IP क्या था, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। और अगर किसी को याद ना होए तो दिस रजिस्टर था which holds the address of the next instruction to be executed। तो सवाल ये है कि कॉल और रेट चलते किस तरह है, कैसे होता है कि वो ऑटोमेटिकली सही जगह पे वापस लेके आता है, और क्या हो रहा है इसमें। सारी गेम IP रजिस्टर की है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या होता था, विच होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अब बात बड़ी सिंपल सी है, होता ये है कि व्हेन कॉल इज एग्जीक्यूटेड, IP is
pushed on stack, or when ret is executed, stack is popped. मुझे पता है अभी हमने स्टैक नहीं पढ़ा, लेकिन जानते तो हो ना स्टैक क्या होता है, पुश पॉप होता है, सो ऑन ना, वो अभी हमने पढ़ा नहीं है और आज हम पढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ये दिखाना चाहूंगा फिर भी सारा कुछ आज ही। तो जी ये तुम्हारे रजिस्टर्स थे, तुमने पढ़े हैं, ये तुम्हारे फ्लैग्स थे, ये दरमियान में एक बला थी जो हमने नहीं पढ़ी कभी, वो स्टैक्स है, वो स्टैक है। मैं इस वक्त इसके ऊपर ज्यादा गौर नहीं करूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ इस वक्त कॉल और रेड दिखाऊंगा, ये जरा गौर करना। मैं इस वक्त 108 नंबर एड्रेस में हूँ, ये अगली इंस्ट्रक्शन है जो एग्जीक्यूट होनी है। जब मैं F1 दबाऊंगा तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होएगी ना, तो अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या बना, 108, वो आईपी में पड़ा था। जब मैं ये इंस्ट्रक्शन चला दूंगा तो अब अगली कौन सी चलनी है, वो पड़ी हुई है 120 पे, तो 120 आ गया आईपी में। अच्छा, अब जब मैं ये कॉल की इंस्ट्रक्शन चलाता हूँ, या ये बड़ी गौर से करने वाली बात है, तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलनी है वो कौन सी है, वो ये 111 वाली है, यानी अब 111 वाली चलनी चाहिए थी अगली। तो जब मैं ये कॉल चलाता हूं तो जरा स्टैक को देखो, वो 111 जो है वो स्टैक के ऊपर आ गया। होता ये है कि जब भी कॉल की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, आईपी की वैल्यू खुद ब खुद स्टैक के ऊपर पुश हो जाती है। हो गई, ओके फाइन। अब मैं सब रूटीन के अंदर खेल रहा हूं। जब मैं रेड करूंगा तो रेड का बिहेवियर ये है कि स्टैक पॉप होता है एंड कॉपीड टू आईपी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे ही मैं रेड करूंगा, रेड इंटेलिजेंट नहीं है बिल्कुल। रेड सिर्फ और सिर्फ ये करती है कि जो भी स्टैक के ऊपर पड़ा है उसको उठाती है और आईपी में फेंक देती है। अब मैं जब ये इंस्ट्रक्शन चलाऊंगा तो तुम्हें ये नजर आएगा कि ये 111 स्टैक से उतर जाएगा। ये नजर कैसे आएगा, ये सारा कुछ ऊपर चला जाएगा ना, स्टैक पुश पॉप पे चलता है, तो ये उठाओगे तो ये चीज उतर जाएगी स्टैक से, और ये किधर जाएगी, ये आईपी में कॉपी हो जाएगी। तो ये सारा कुछ हुआ है, ये स्टैक से पॉप हुई और ये आईपी में 111 हो गई। भाई इससे ही तो पता चलता है सीपीयू का मैंने आगे जाना किधर है, करना क्या है। याद रहे, सीपीयू गुलाम है आईपी का। सीपीयू की एग्जीक्यूशन कंट्रोल करनी है तो वो आईपी के जरिए करनी है, आईपी चेंज करोगे सीपीयू कहीं और निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो 111 किया और वो उसमें चला गया। तो भाई एक दफा फिर बड़ी तेजी से कॉल ये करता है कि जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस 111 है यहाँ पे, वो स्टैक के ऊपर फेंक देता है, साइड पे कर दिया, सेव कर दिया, स्टैक के ऊपर फेंक दिया। अब आंखें बंद करके वो कॉल पे चला गया, खेलता रहा कॉल के अंदर, जो भी फंक्शन चल रहा था चल रहा था। जब रेट लिखा हुआ आता है तो रेट इंटेलिजेंट नहीं है। रेट सिर्फ ये करेगा कि जो भी स्टैक के ऊपर पड़ा है, जो भी पड़ा है वो उठाएगा और आईपी में फेंक देगा। और जाहिर बात है सीपीयू आईपी के साथ चलता है, तो जो भी आईपी में है सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये बिहेवियर देखो। कॉल रेट आईपी एंड स्टैक इन डीबगर, इसके ऊपर टाइम खर्च करो। ठीक है, मैंने भी आपको स्टैक नहीं पढ़ाया, मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ाई स्टैक की, मैंने कोई खास चीज नहीं पढ़ाई, तो बस सिर्फ इसलिए कि आप सिर्फ इसको इस वक्त इस कॉल रेट के बिहेवियर को देखो। मैं आखिरी चीज ये करूंगा कि मैं इधर थोड़ा सा और दंड डालूंगा। ठीक है, अब मैंने ये भी कॉल सम किया और मैंने ये भी कॉल सम किया, मैंने दो दफा सम को कॉल किया। आओ जी, अब आपने मुझे बताना है कि देखने वाली चीज क्या है। ठीक है, मैंने इस दफा सिर्फ फर्क ये आया है कि मैंने स्टार्ट में दो दफा मैंने सम को कॉल कर दिया ना, कि एक ही फंक्शन को मैंने दो दफा कॉल कर दिया।
तो सबसे पहला बिहेवियर ये होएगा कि जैसे ही मैं कॉल पे जाऊंगा तो अगेन अगली लाइन 111 थी, वो वही है, वो स्टैक पे चढ़ जाएगी। उसके बाद मैं फंक्शन में चला गया, सब रूटीन चल रही है, जब रेट लिखा हुआ आएगा तो वो 111 वापस आईपी में आ जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक है, मैं वापस आया, आगे चलना शुरू हो गया। इसके बाद जब दोबारा मैं फंक्शन कॉल करता हूं तो इस दफा अगली लाइन का एड्रेस बनता है 11A। तो इस दफा स्टैक पे जाता है 11A। मैं फिर रूटीन पे चला गया, रूटीन से जब मैं वापस आऊंगा तो ये 11A उठ के आईपी में आ जाएगा। तो बस इतना ही मैं चाह रहा हूं कि तुम सिर्फ खुद अपने बलबूते पे इसको देखो। पढ़ने वाला सिर्फ इतना ही हिस्सा है आपका, जो उस दिन कहा था कॉल एंड रेट, और मैंने इवन ये भी नहीं किया। ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है इसकी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है किताब का, और ये तुम्हारे अंदर रचना बसना चाहिए, वरना काम खराब है। अगली क्लास बहुत मुश्किल है, अ, बहुत टेक्निकल है, तो ये प्लीज थोड़ा सा पढ़ के आओगे तो काम चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब ये जो बबल सॉर्ट का कोड आपने तीसरे चैप्टर में किया था ना, ये वो बबल सॉर्ट का कोड है जो आपने तीसरे चैप्टर में किया था। इसको एज अ सब रूटीन लिख के इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, चलो भाई ब्रेक करो और ऐश करो। वो करते हो ना, डीबी लेते हो, चलो 2 मिनट दो मुझे, फिर